हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में अचल सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गए हैं। दैट इज योर लेक्चर नंबर 3 और दिस इज चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम लॉ। आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात यह है कि आपको सभी लेक्चर्स की जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हम सारे के सारे जो वीडियोस हैं एक ही प्लेलिस्ट में अपडेट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया लेक्चर्स का ठिकाना। दूसरी चीज ये है कि आप गूगल मतलब यूट्यूब पर सर्च करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर नंबर 1, 2, 3 बाय अभिषेक साहू, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वहां पे आप लेक्चर नंबर लिख दें और साथ में टॉपिक का नाम लिख दें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, चलिए थर्ड जो आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है दैट इज कि आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, ऑल्दो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर आपको वो लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो आपको ये जो चैनल है टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा, जो कि जिसमें आपको जो कंप्लीट जो इस वीडियो की पीडीएफ वगैरह होगी ये वहां पर अपडेट कर दी जाएगी। सभी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और चौथी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने सब्सक्राइब करके तो रखा है, लेकिन इसके पास जो बेल आइकॉन है, जो घंटी है सब्सक्राइब के पास में, उसको जरूर से एक बार दबा दो और ऑल पर जो है टिक कर देना ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशंस पहुंचे, बिकॉज इस बार हम जलवा करने वाले हैं गाइज। हाँ देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकॉन हिट करने से सभी वीडियोस आप तक इंस्टेंटली पहुंचेंगे और बहुत सारी चीजें जो कमाल की हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम लॉ। हाँ जी, अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की है वीडियो तो जरूर से कर दो। मुझे सपोर्ट करने का ये आपका एक मेथड, एक जरिया हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, आज हम कूलाम लॉ पढ़ेंगे, इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से चमका देगा। फिर इसके बाद आपको इस टॉपिक में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, रेगुलरली 4 बजे वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगे। चलिए तो ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान के चलते हैं, एक ये चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। ये दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन है स्मॉल r और ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम में। ठीक, तो आप समझते हो कि दोनों चार्जेस के नेचर को देख के कि चार्जेस प्लस हैं या माइनस, हम बता सकते हैं कि भाई इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स लगेगा। क्लियर है? जैसे अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इस पर भी रिपल्जन फोर्स लगेगा और इस पर भी रिपल्जन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मुझे बताना हो कि ये फोर्स कितना है तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? तो इसके लिए मुझे एक लॉ की जरूरत पड़ेगी, एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो हमें मिलता है कूलाम लॉ से। ठीक, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये मैं बता सकता हूं चार्जेस के साइन को देख करके, लेकिन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा ये मैं बताऊंगा कूलाम लॉ से, कूलाम फॉर्मूले से। तो कूलाम लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्लियर है? नाउ ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्जन तो इसके साइन देख के ही पता पड़ जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले कूलाम लॉ ये कहता है कि भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बार और सुन लेते हैं कि दो चार्जेस Q1 और Q2 के का अगर हम इन दोनों की वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे, अगर ये ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ये कम है तो फोर्स कम लगेगा। जैसे एक चार्ज 2 कूलाम, दूसरा चार्ज 2 कूलाम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 4 कूलाम, आएगा 4 कूलाम। चलिए तो यहां से आपको समझ में आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर दूसरा पेयर ऑफ चार्ज है 2 कूलाम और 3 कूलाम, तो इन दोनों का आएगा 6 कूलाम। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा ज्यादा। ये कहता है कूलाम लॉ का फर्स्ट स्टेप।
नाउ कूलाम ने फिर दूसरी बात कही कि भाई दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ये जो है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए इनवर्स का मतलब उल्टा है, अपॉन में है, हाँ, और स्क्वायर का मतलब है कि भाई उल्टे में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाउ अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि मान के चलो एक ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है। अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। हमने देखा कि भाई इस चार्ज में इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 10 न्यूटन। ठीक, चलिए अब मान के चलो कि अगर मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हम दोनों चार्जेस को दूर दूर कर देंगे तो अब इनके बीच में फोर्स बढ़ जाएगा या कम होगा? सोचो जरा, सोचो, फोर्स बढ़ जाएगा या कम होगा? बोला सर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो कूलाम लॉ में ये बताता है कि फोर्स कितना कम हो जाएगा। तो अगर आपने इनके बीच की डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया है तो फोर्स जो होगा 2 का स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, तो फोर्स पहले की कंपैरिजन में ये 4 गुना कम हो जाएगा। कितना? 4 गुना। तो करीब 2.5 न्यूटन ही बचेगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगर मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस को 3 मीटर कर देता हूं, तो देखो मैंने यहां पे 3 टाइम्स फोर्स जो डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो बोला सर अब तो जो है फोर्स और कम हो जाएगा। हाँ जी, तो कूलाम ने बताया कितना कम हो जाएगा? इस सेपरेशन के जो भी सेपरेशन है उसके स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, 3 के स्क्वायर टाइम्स इंटू 10। तो इस बार जो फोर्स है वो करीब 1.1 न्यूटन के अप्रॉक्स बचेगा। अगर आपने डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 4 के स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। समझे? मतलब 16 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुछ बात समझ में आ रही है? चलिए, तो कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बातें हमारे सामने रख दी। चलिए, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ऊपर है तो उसको ऊपर रखा, और ये R स्क्वायर अपॉन में है तो उसको अपॉन में रख दिया। अब इसके बाद F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटेगा तो उसके बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट आया है हमने इसको रख दिया K। ठीक, चलिए K क्या है? यहां पे K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये जैसा का जैसा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे देखिए वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो वो ले लो। ठीक, चलिए, तो यहां से ये हमने हटाया, इस अकेले पॉइंट को समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। हाँ, चलिए नाउ तो अभी देखिए, तो K जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब है यहां पे लगी हुई 0। ठीक, और इसी को हम लिखते हैं किस टर्म्स में? अगर नंबर्स के टर्म्स में तो हम इसको बोलते हैं 9 × 10⁹। यूनिट इसकी हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। तो इसको मैं लिख देता हूं अपॉन में। ये बोला सर ये यूनिट कैसे हो जाती है, एक बार मुझे बता दें तो मैं आपको देखो यहां पे बताऊं कि भाई देखो यहां पर अगर आप देखेंगे जैसे यहां से, तो आप पाएंगे कि भाई F इज इक्वल टू क्या लिखा है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो F फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। K की जगह मैंने K पुट किया। Q1 की यूनिट क्या है? कूलाम। Q2 की यूनिट भी क्या है? कूलाम। तो कूलाम स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह में लिख दिया मैंने मीटर स्क्वायर। चलिए, तो K को मैं यहीं छोड़ देता हूं, K को यहीं पे छोड़ दिया, इसमें इसका इंटू कर दिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम स्क्वायर चला जाएगा नीचे तो कूलाम स्क्वायर ये हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। ठीक,
चलिए, तो यहां से आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ लेते चले, तो यहां से ये हो जाएगी इसकी यूनिट। क्लियर है नाउ? तो ये मैंने यहां पर जो यूनिट है ये लिख दी है। तो यहां पर जो 1/4πε0 है ये क्या है? ये है हमारे पास k की वैल्यू नाउ। तो अभी देखिए, अभी क्या हो जाएगा कि मैं यहां पर जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो ये ε0 क्या है ये भी मैं बता दूं। तो भाई देखो, वेयर ε0 is permittivity of free space, permittivity ऑफ वैक्यूम आप इसको बोल सकते हैं, वैक्यूम या फ्री स्पेस दोनों एक ही बात है। ε0 हम एयर के लिए भी यूज करते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है, अब दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन इनके बीच में जो मीडियम होता है ना, वो मीडियम डिसाइड करता है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगने वाला है। बात समझ रहे हो? मीडियम का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे कि अगर वैक्यूम है तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगा सकता है क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वाटर है दोनों के बीच में तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कम फोर्स लगाएगा क्योंकि रोकने वाला है, मीडियम इनके बीच में है। समझ गए? तो वैक्यूम की जो परमिशन है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ एयर। क्लियर है नाउ? तो अभी देखिए, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये परमिशन को हमने परमिटिविटी बोला ना। अभी देखिए 1/4πε0 क्लियर हो गया होगा अभी तो। अच्छा, ε0 की वैल्यू भी और मैं आपको बता दूं कि अकेले ε0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहीं से निकाल सकते हो। 4π ऊपर चला जाएगा तो ε0 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। अच्छा, इसको जस्ट पलट दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यूटन मीटर -2 कूलाम +2। क्लियर? बस इतनी बात हुई। अब हम वापस से इस फॉर्मूले को लिख देते हैं 1/4πε0। चलिए, Q1 इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं, Q1 Q2/r²। तो ये हो गया हमारे पास कूलाम लॉ, जो बताता है कि भाई दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है इस फॉर्मूले की हेल्प से। ऑल्दो ये हमने अभी इसका स्केलर फॉर्म निकाला है, सिर्फ ये जो लॉ है अभी के लिए सिर्फ इससे हम मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अगर डायरेक्शन वगैरह भी बताना है तो इसके लिए हम इसके वेक्टर लॉ को पढ़ेंगे इसी सेशन में। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, आपको समझ में आया होगा। अब हम इस फॉर्मूले से, जैसे फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया तो भाई दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगेगा, तो अब हम इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे चार्ज की यूनिट को। क्या मतलब 1 कूलाम चार्ज आखिरकार कितना होता है यह हमें डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कूलाम जो है, कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद ना आपसे पूछा जाए कि सर SI यूनिट तो होती है, ठीक, अच्छा इसके बाद CGS यूनिट भी कुछ होती होगी? हाँ बिल्कुल होती है। तो स्टैट कूलाम होती है। क्या होती है? स्टैट कूलाम। तो मैं इसमें यहां पे लिख देता हूं कि भाई स्टैट कूलाम इज इक्वल टू, या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलाम। तो स्टैट कूलाम क्या है? चार्ज की SI यूनिट है, सॉरी चार्ज की CGS यूनिट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। तो अभी देखो, अभी हमें डिफाइन करना है कि भाई 1 कूलाम चार्ज कितना होता है। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? अभी मैं आपको दो मेथड से सिखाता हूं, दो तरीके से कि आप 1 कूलाम को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, चलिए तो कैसे करेंगे जरा देखो। तो मान के चलो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं। ठीक, अब दो चार्जेस हैं और एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 कूलाम। ठीक, दूसरा चार्ज भी मैंने लिया जिसकी वैल्यू है अगर 1 कूलाम। ठीक, और दोनों चार्जेस रखे हुए हैं
वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब एप्सिलॉन नॉट हम वहां पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, और दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर। अगर ऐसा कह दिया जाए कि दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू 1 कूलाम है, उनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, F इज इक्वल टू यूनिट के साथ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ जरा मुझे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट बोलना है इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम -2 मतलब अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो Q1 की वैल्यू क्या है 1 कूलाम, कितनी है 1 कूलाम, और Q2 की वैल्यू भी क्या है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम इंटू 1 कूलाम 1 कूलाम स्क्वायर, अपॉन में क्या है 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखना कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कैंसिल। तो क्या मिलेगा कि दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन अगर 1 मीटर है, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, और 1 कूलाम उन दोनों की वैल्यू है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये फोर्स होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यूनिट के साथ समझ में आया, ये फोर्स होगा 9 टू द पावर 9 न्यूटन। कुछ बात क्लियर हो रही है यहां से? तो इसका मतलब हम इसको कुछ उल्टा डिफाइन कर सकते हैं कि यदि दो चार्जेस जिनकी वैल्यू है 1 कूलाम और उनके बीच की सेपरेशन है 1 मीटर, तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, बोला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब इसी को मैं उल्टा बोलूं कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं और 1 मीटर की डिस्टेंस पर वैक्यूम में उनके बीच में फोर्स लग रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, तो वो दोनों चार्जेस जरूर 1 कूलाम के ही होंगे। बात समझ में आई? अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की सेपरेशन है 1 मीटर, ठीक, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन है, तो वो दोनों चार्जेस जरूर 1 कूलाम ही होंगे। तो हम इस तरह से चीजों को डिफाइन कर देते हैं। इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम and SI unit in vacuum and force between them is 9 10 to the power 9 Newton, then magnitude of charges is said to be 1 कूलाम। ये क्लियर हो रहा है आपको? नाउ इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करके लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रूव करने को दे दिया जाए तो प्रूव करो कि भाई 1 कूलाम चार्ज कितना होता है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास फोर्स का फाइनल फॉर्मूला तो है, हाँ है सर, तो फोर्स का फाइनल फॉर्मूला हमने लगाया। देखो जरा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि, तो हमने माना कि भाई Q1 Q2 इज इक्वल टू हो गया Q, हमें प्रूव करना है, बोला नहीं सर आप तो सीधा सीधा करके बताओ। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, R की जगह पे हमने मान लिया 1 मीटर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो हमें पता ही है। हमने मान लिया कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक ना। तो आप यहां पे देखना कि फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिखा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर इंटू ये Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जगह पे 1 मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहां से कि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ठीक, देखना ध्यान से, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कूलाम स्क्वायर चला गया इस साइड, और देखो 9 टू द पावर 9 से 9 टू द पावर 9 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, कूलाम स्क्वायर, 1 कूलाम स्क्वायर, और ये बचा Q स्क्वायर। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कूलाम, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दोगे तो 1 कूलाम आ गई। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन है, उन दोनों के बीच की सेपरेशन 1 मीटर है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो वो जो चार्जेस जो होंगे ना वो जरूर 1 कूलाम ही होंगे। अगर 1 कूलाम ना होते तो फोर्स कुछ और लग रहा होता उनके बीच में, यहां से हमें क्लियर हो जाता। तो आप दो तरीके से डिफाइन करें, ये दोनों मेथड एकदम सही है। और यहां पर जो है ज्यादा जरूरी बात ये हो जाती है कि डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है
तो डेफिनेशन आप यहां से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक, एकदम करेक्ट है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर कूलाम लॉ की कुछ लिमिटेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वेक्टर फॉर्म भी समझेंगे। हाँ, तो लिमिटेशन की पहले बात करते हैं। तो अभी तक आपने सीखा कि कूलाम लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स बता सकता है, लेकिन कूलाम लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं कि भाई ये जो लॉ है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस हम ऐसे चार्ज को बोलते हैं जिनका साइज डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। ठीक, दो चार्जेस अगर रेस्ट में होंगे तब ही सिर्फ कूलाम लॉ को हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इट इज ओनली वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कूलाम लॉ जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जो है एप्लीकेबल नहीं होता। देखो एक्चुअल में आपने ये तो पढ़ा है कि प्लस प्लस चार्ज रिपेल ईच अदर, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं लेकिन फिर भी रिपेल नहीं करते एक दूसरे को? उसका कारण यह है कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है 1 फर्मी 2 फर्मी 3 फर्मी तक नॉर्मली होता है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ना 1 फर्मी 2 फर्मी 3 फर्मी, दैट मींस 10⁻⁻15 मीटर, इस डिस्टेंस पर कूलाम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। या मैं कहूं जो जनरल जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर वाला जो कॉन्सेप्ट है, या ऐसे बोलूं सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। और इतनी छोटी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्ट नहीं कर पाता, वहां पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही या कहूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही एप्लीकेबल होता है। तो भाई इतनी छोटी डिस्टेंस अगर है तो वहां पर कूलाम लॉ को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरी बात कि भाई ये जो लॉ है जो कूलाम फोर्स जो है, अच्छा यहां पर एक चीज हमने एडिशनली ऐड कर दी, इसको मुझे हटा देना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये इसको मुझे हटा देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वेट करें थोड़ा सा, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो दो पॉइंट्स हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे। क्या क्लियर हो जाएंगे कि भाई जो कूलाम जो लॉ है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है। हमेशा याद रखो कि दो चार्जेस जो हैं, अगर इन दोनों चार्जेस को खींचना होगा या रिपेल करना होगा तो ये चार्जेस इसके सेंटर को हिट करेंगे, सेंटर टू सेंटर फोर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जो है ये चार्ज इसको यहां से कान से पकड़े खींच ले टेंजेंशियल, हाँ ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ जाएंगे। तो कूलाम लॉ की लिमिटेशंस हो गई। आगे हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, ओनली देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल सेक्शन। ठीक, चलिए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है लेकिन आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ क्या कहता है, कैसे हम कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो जनरल जो लॉ है स्केलर फॉर्म, ये हम जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हम समझते हैं। नाउ अभी देखना कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, जरा ध्यान सुनना। मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इन दोनों के बीच की, जैसे मान के चलो, मुझे थोड़ा सा अब इसको डिटेल में ही बताना पड़ेगा कि मेरे पास अगर दो चार्जेस हैं, मेरे पास अगर दो चार्जेस हैं, मैं इसको दिखा देता हूं, कौन से कलर से दिखाऊं, ये कलर से दिखाता हूं। ठीक, मान के चलो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। कि देखो मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, इसको मैं लिखा Q1, और दूसरा चार्ज है Q2। क्लियर? नाउ अभी ये जो चार्ज है इसकी डिस्टेंस है यहां से R1 और इसकी डिस्टेंस यहां से R2। एक्चुअल में ये जो चार्जेस जो हमने R1 R2 दी, ये इसकी पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक, चलिए तो ओरिजिन से Q1 की पोजीशन हो गई R1, Q2 की पोजीशन हो गई R2। अब अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो सर आपने कहा ये डिस्टेंस तो R है ना, हम नॉर्मल R यूज करते हैं। नहीं, R है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। तो अगर मैं R1 से R2 जाता हूं तो मैं इसको लिखता हूं R12 वेक्टर। ठीक, और अगर मैं R2 से R1 आता हूं तो मैं इसको लिखता हूं R
F21 वेक्टर। बात समझ में आई? चलिए अब देखो, Q1 पे Q2 ने फोर्स लगाया, मतलब Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया और Q2 पर Q1 ने फोर्स लगाया। उल्टा बोल दिया? हाँ जी भाई, Q2 पर Q1 ने फोर्स लगाया और Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले तो हम लिखते थे सिर्फ इतना कि भाई फोर्स लग गया, तो इसको हमने नाम दिया F, ठीक। लेकिन अब हम वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल के साथ लिखते हैं। कैसे? देखो, कौन फोर्स लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है 2। नॉर्मली क्या होता है कि भाई आप प्रेयर में धक्का कहां से आ रहा है? पीछे से। कहां से आता है? पीछे से। तो जनरली हम इसको याद रख लेंगे कि जो फोर्स लगा रहा है उसको पीछे रख दो। तो किस पे लग रहा है? बोला 1 पे लग रहा है, तो 1 को रख दिया आगे। कौन लगा रहा है? बोला 2, तो हमने इसको लिखा F12 वेक्टर। तो ध्यान से देखना, F12 क्या है देख के बताओ जरा। F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। जो पीछे है, जो पीछे लिखा है उसको हम बोलते हैं कि भाई उसने फोर्स लगाया है, ठीक ना। अभी देखो, Q2 पे भी फोर्स लग रहा है, तो Q2 पे कौन लगा रहा है? Q1। तो जब हम Q2 के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स किस पे लग रहा है? बोलो 2 पे। कौन लगाता है? बोला सर जो पीछे लिखा होता है वो लगाता है। तो F21 वेक्टर, क्योंकि हमने प्रेयर में तो यही सीखा है। हाँ, हमने प्रेयर में क्या सीखा? बोला जो पीछे होता है धक्का वहीं से आता है सर। हाँ, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायग्राम। नाउ अभी हम बात करेंगे कि ये जो R12 वेक्टर, R21 वेक्टर को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो कूलाम लॉ है उसका स्केलर फॉर्म ये है। अब वेक्टर फॉर्म जो है इसका काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। तो डायरेक्शन हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे? तो याद रखिए, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम यूनिट वेक्टर का इनटू कर देते हैं तो उस क्वांटिटी को, उस वैल्यू को, या मुझे ऐसा बोलना चाहिए, किसी वैल्यू में अगर मैं यूनिट वेक्टर का इनटू कर देता हूं तो उस वैल्यू को डायरेक्शन मिल जाती है। आसान भाषा में कहूं तो ऐसा है कि भाई किसी भी वैल्यू को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एक वेक्टर का इस्तेमाल होता है जिसको मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर, ठीक। तो अगर ये जो फोर्स है इसके साथ में यूनिट वेक्टर का इनटू कर दूं, यूनिट वेक्टर का इनटू कर दूंगा, तो उसका मतलब है मुझे डायरेक्शन का पता पड़ जाएगा, ठीक। चलिए भाई, तो नॉर्मली तो मैं ऐसे लिखता हूं फोर्स, लेकिन अब लिखूंगा डिटेल में। डिटेल में क्यों? क्योंकि भाई जो कूलाम लॉ है ये जो वेक्टर फॉर्म है डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन मतलब फोर्स कहां लग रहा है, किसने लगाया, किस डायरेक्शन में, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्स ऑन Q1 या फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ठीक। चलिए देखिए जरा ध्यान से, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई किस फोर्स ऑन Q2 पर लग रहा है, Q1 लगा रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा F21 वेक्टर। तो मैंने इसको लिख दिया यहां पे F21 वेक्टर, दिखाई पड़ रहा है। चलिए फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया नॉर्मल। अब अगर मैं इसी नॉर्मल में यूनिट वेक्टर का इनटू कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म कैसे बनाऊंगा? तो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, लेकिन क्या होता है? तो देखो यहां पे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखो, आपने क्लास 11th में कुछ ऐसा देखा होगा कि भाई ए कैप, किसी भी उसके ऊपर कैप लगा दो तो ये होता है यूनिट वेक्टर, ठीक। और ए कैप को ओपन करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सिर्फ वैल्यू। चलिए तो Q1 Q2 इंटू अपॉन में R स्क्वायर। और अगर अब मुझे डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन देखो, ध्यान से देखना, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो Q2 पर फोर्स लगा रहा है कौन? Q1। तो ऐसे ही लगाएगा। देखो जरा, Q2 ऊपर है, Q1 नीचे, फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे। तो अब देखना, ये क्या है? ये है R1, ये पोजीशन क्या है? ये R1, ये पोजीशन क्या है? R2। तो फोर्स लग रहा है Q2 पे, तो ऐसे लगेगा। R1 से R2 की साइड कैसे लगेगा? R1 से R2 की साइड लगेगा। तो देखना जरा, इसको हम बोलते हैं R1 से R2 की साइड। तो मैंने बोला R12 कैप। क्या बोला? R12 कैप 1 से 2 तक, तो R12 कैप। क्लियर? नाउ अब देखो, हम इसको ओपन करते हैं। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
आर स्क्वायर क्या है? इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो जो वैल्यू है उसमें मुझे मतलब नहीं है कि R12 लिख रहा हूं कि R21 लिख रहा हूं, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो मुझे देखना पड़ता है 1 से 2 जा रहा हूं तो R12, 2 से 1 आ रहा हूं तो R21। लेकिन जब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैं कुछ भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड में कुछ भी लिखूं, चाहे R12 लिखूं, चाहे R21 लिखूं, चाहे R लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अब देखो यूनिट वेक्टर को ओपन करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला A वेक्टर अपॉन A। तो यहां पे R12 वेक्टर, R12 क्या है ना, तो यहां क्या करेंगे? यहां हम कुछ ऐसा करेंगे कि देखो जरा, R12 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। देखो जी क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए की सिर्फ वैल्यू। तो R12 वेक्टर अपॉन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब R12 की वैल्यू, R21 की वैल्यू, R वैल्यू सेम है। जब वेक्टर नहीं लगा तो ये वैल्यू सारी सेम है, लेकिन वेक्टर लग जाएगा तो फर्क पड़ता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर को देखो क्या लिखेंगे, इसको ओपन करते हैं। अगर मेरे पास कोई वेक्टर, ये देखना, अगर मेरे पास ये है R12 वेक्टर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? R12 वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? देखो जरा, पढ़ो इसको। R12 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखना जरा, R12 वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और R12 को ओपन करने का तरीका क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो, R1 से गए R2 की साइड, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो, ठीक, कि भाई मैं पहले 4 सेंटीमीटर पे था, अभी 10 सेंटीमीटर पहुंच गया, तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। 10 माइनस 4, R2 माइनस R1 अपॉन में R। तो भाई R तो हमने R लिख दिया। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए बोले सर R12 R21 तो क्यों नहीं लिखना? क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आई? चलिए, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू में हो जाएगा, अच्छा, R स्क्वायर की जगह मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, R स्क्वायर का इंटू से तो R क्यूब इंटू में हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चलिए, ये बात हो गई। और इस तरह से हम जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ लिख सकते हैं। बहुत ही छोटा है कि नहीं है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना? हाँ जी। आप इसके साथ ये भी लिखें, इस डेरिवेशन में मैं बीच में छुप जाता हूं, ठीक है? आप इस डेरिवेशन में इस साइड वाला भी लिखें और इस साइड वाला भी लिखें। बात समझ में आ रही है? जिससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर को सारी बातें सही से पता पड़ेंगे और अपनी भी खोपड़ी में कुछ बैठेगा। बात कुछ समझ में आ रही है? चलिए भाई, अब यहां पर एक चीज और रह जाती है, क्या? देखो, सबसे पहले आपको ये लिखना है, बाद में आपको ये लिखना है, ठीक? देन अभी हम आ जाते हैं यहां पे। अब देखो, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये कॉमन फोर्स होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉमन फोर्स, कॉमन एंड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स तो मैंने बता दिया था अभी आपको, लेकिन कॉमन फोर्स ही बता रहा हूं। कॉमन फोर्स का मतलब यह है कि अगर ये Q1 और Q2 कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन इनके बीच में अगर इस पे 10 न्यूटन लग रहा है तो इस पे भी 10 न्यूटन ही लगेगा, ठीक? बोथ फोर्सेस विल बी सेम, बोथ फोर्सेस विल बी सेम, दोनों फोर्सेस सेम ही होंगे। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक? तो यहां पर समझो, तो जितना फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाया, उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पे लगाएगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई फोर्स ऑन अभी किस पे? Q1 बाय Q2।
तो क्या लिखूंगा इसको बताओ जरा, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, Q2 धक्का दे रहा है, इसका मतलब Q2 को पीछे लिखूंगा। हाँ, तो Q2 को पीछे लिखूंगा, तो फोर्स ऑन 1 बाय 2। चलिए, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो जरा कुछ नहीं, आप जरा सोचो कि जितना जो फोर्स है, मैं ऐसा बोलता हूं ना कि जो फोर्स F12 था, बात सुनो, जो फोर्स इस पे लगा, इस पे, उसका ही सिर्फ उल्टा फोर्स लग जाएगा ना इस वाले पे, वैल्यू तो बराबर होगी। तो ऐसा बोलूंगा ना कि F12 विल बी इक्वल टू F21, बट जो उनकी डायरेक्शन होगी ये ऑपोजिट हो जाएगी। तो F12 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी कितनी भाई, देखो जरा, देखो F21 का नेगेटिव, तो इसके आगे आप लगाओ माइनस साइन, और ये वैल्यू ऐसी की ऐसी 1/4πε0। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, देख लेना, समझ लेना। Q1 Q2 अपॉन R3, चलिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है। R2 वेक्टर माइनस R1, थोड़ा सा जो है क्वालिटी बढ़ा लेना, यहां पे देख लेना R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लगा है ना। अभी देखना, अब ये माइनस साइन के कारण इसके अंदर के साइन पलट जाएंगे, तो मैं इसको लिखूंगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के साइन के कारण ये अंदर के साइन पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हो गया कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए कि सर मुझे समझ में आ गया। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ना मिले तो क्या करना है, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो अभिषेक साहू सर फिजिक्स, आपको वीडियो, आपको सारी नोटिफिकेशंस, आपको सारी जो पीडीएफ वगैरह है वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करता रह रहा हूं और करूंगा। तो जरूर जाकर के टेलीग्राम पे जाके उसको चेक कर लो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे इस पर। चलिए, तो अभी क्वेश्चन मिलता है बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमें अच्छे करने हैं, जैसे आप देखेंगे हम बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। बट उससे पहले हमें छोटे क्वेश्चन करने हैं ताकि हम जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना सीख जाएं। तो आप निकाल ही लोगे क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर 2 चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। तो अगर मेरे पास एक चार्ज है और मेरे पास दूसरा चार्ज है, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू भी है 2 माइक्रोकूलम। नेचर का उसने कुछ नहीं बोला, तो हमने दोनों चार्जेस को प्लस ले लिया, ठीक। सेपरेटेड बाय 9 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू कितना है, 9 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, मुझे निकालना है इनके बीच का फोर्स। तो यहां पर क्या करूंगा, पहले तो Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और कूलम की जगह पे मुझे रख दिया मैंने कूलम। गॉट इट पॉइंट। नाउ अभी देखिए, अब इसके बाद करना है R की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Now R is equal to 9 into 10⁻⁻², और ये सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया मैंने, मीटर। सेंटीमीटर, सेंटी की जगह पे हमेशा मैं -2 10⁻² रखता हूं। अब इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज यहां पे निकाल देनी है। तो 1/4πε0 की जगह पुट करूं 9 और यहां पे Q1 Q2 की जगह पुट कर सकता हूं मैं Q1 की जगह 2 10⁻⁶, और यहां पे Q2 की जगह भी 2 10⁻⁶, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R²। तो R की जगह पे हो जाएगा 9 10⁻² का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, तो मैंने भी यहाँ पे 9 10⁻⁹ का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब सॉरी, चलिए, तो अभी क्या हो जाएगा कि भाई 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। F इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, ये ऊपर हो जाएगा -12 तो माइनस का 3, और नीचे हो जाएगा 4/9, ठीक। नीचे हो जाएगा 10⁻⁴, तो ऊपर जाएगा तो F इज इक्वल टू 4/9 डिवाइड करूंगा तो 9 4 जाए तो 0.44, 9 4 36 होता है ना, तो 0.44 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, 4.4 न्यूटन। तो 4.4 न्यूटन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी थी और कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये थोड़ा
चलिए, तो अब हमें एक ग्राफ बनाना है और ये जो ग्राफ है ये बड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर जगह ये हर बुक में देखने को जरूर से मिल जाएगा। तो अभी हमें एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड 1/r²। तो सबसे पहले मुझे समझ लेना है कि जो रिलेशन है फोर्स का और डिस्टेंस का क्या है। हाँ, जैसे मान के चलो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है। अगर मैं सबसे पहला ग्राफ बना दूं तो आप यहां पर देखना, वेट, जैसे अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको क्या मिलेगा कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखना जरा, F और ये r²। तो यहां पे देखना कि फोर्स और डिस्टेंस मतलब F और R, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फोर्स और r² के बीच में क्या रिलेशन है। तो बोला ये तो इनवर्स है, फोर्स और r²। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि फोर्स और 1/r² के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। ठीक ना। तो जब मुझे ग्राफ बनाना होता है फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में, तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि भाई ये हो गया F और ये हो गया r²। तो अगर मुझे F और r² के बीच में ग्राफ बनाना है तो मैं देखता हूं कि जैसे जैसे जो है डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जो ग्राफ है ये कम होता चला जाता है, मतलब सॉरी, वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये ग्राफ मैंने कुछ इस तरह से हाइपरबोलिक शेप में बना दिया। ठीक, अगर मुझसे कहा जाए कि F और R के बीच में क्या रिलेशन है तो मैं बता दूंगा। ठीक, नाउ सॉरी, ये कुछ इस तरह से पैराबोलिक शेप में जाएगा। नाउ आगे बढ़ जाए। चलिए, ये ऐसा बता रहा है कि भाई जो फोर्स है ये जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ जाएगी तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे कि भाई यहां पे देखो क्या कह रहा है। यहां पे उसने ये नहीं कहा कि फोर्स और r² के बीच में आप ग्राफ बनाइए, यहां पे उसने ये कहा इस क्वेश्चन में कि आपको ग्राफ बनाना है फोर्स एंड 1/r² के बीच में, मतलब एक एक्सिस पे रहेगा फोर्स और दूसरी एक्सिस पे रहेगा 1/r²। ठीक, ये बात समझो, ऐसा उसने कहा है। ठीक, तो अब आप जरा सोचो, मैंने आपको बताया था कि फोर्स और r² के बीच में, फोर्स और r² की बात करूं, F और r², तो इनके बीच में रिलेशन है इनवर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि फोर्स और 1/r² के बीच में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, इसलिए इनके बीच में जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो हमेशा ग्राफ जो होता है वो कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन जाता है। तो यहां भी ऐसा बनेगा। ठीक, अब फोर्स जितना ज्यादा होगा उसका जो स्लोप है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे हम समझेंगे इसी क्वेश्चन में। नाउ देखिए क्या कहा है कि ग्राफ आपको बनाना है showing the variation of Coulomb force between F and r², where r is the distance between them, for 1 microcoulomb and 2 microcoulomb pair and 1 microcoulomb and -3 microcoulomb pair। देखो क्या कर रहा है कि आपके पास टू पेयर ऑफ चार्ज हैं। एक पेयर में 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और दूसरे पेयर में 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। बात समझना अभी। तो देखो यहां पर अगर मैं बनाता हूं तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। कौन कौन चार्जेस के बीच में? यहां पे 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच में। तो यहां पे देखो इसको मैं 1/4 को लिख दिया मैंने K। ठीक, चलिए कांस्टेंट है, वैल्यू है मतलब कांस्टेंट है। यहां पर हमारा जो मेन जो इंटेंशन है वो इन दोनों को टारगेट करना है। ठीक, चलिए तो K बात करूं 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम की, तो यहां पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि K Q1 Q2, तो 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन r²। ठीक, चलिए अब अगर मैं दूसरे को देखता हूं, ये दूसरे वाले पेयर को, तो ये क्या मिलेगा? F = K, यहां पे देखना 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, बट मैं यहां पर सिर्फ क्या लूंगा? सिर्फ यहां पे मैं वैल्यू लूंगा 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। तो ये आपका 3 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये जो आपका नॉर्मल फोर्स है मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक, चलिए ये माइक्रोकूलम है। नाउ अपॉन में क्या है? r², तो r² को मैं लिख दिया r²। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे कि भाई इनकी वैल्यूज के लिए। तो आप जरा खुद से सोच के दिखाओ कि फोर्स की जो वैल्यू निकलेगी वो किस में ज्यादा होगी। देखो जरा, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो उसका मतलब जो फोर्स होगा वो ये वाला ज्यादा होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देखो ये 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2,
चलो मैं यहां पे मैं ऐसा बोलूं कि जो k है, k को मैं लिख दिया k, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, माइक्रो इंटू माइक्रो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, 10 टू द पावर -12। ठीक, ये हो गया। अपॉन में क्या है, इंटू में क्या है 1/r², मतलब r² नीचे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू k को मैं लिखा k और यहां पे 3 इंटू माइक्रो 10 टू द पावर -12 और ये कूलम। अपॉन में क्या है 1/r²। तो अब आप ध्यान से देखें कि मुझे ग्राफ किस किस के लिए बनाना है। तो आपको ग्राफ बनाना है, एक एक्सिस पे रखना है f को और दूसरे एक्सिस पे रखना है आपको 1/r² को। तो मैं f को क्या मानूंगा, मैं f को मानूंगा y एक्सिस पे रखूंगा, तो y मान लिया, और इसको मान लिया मैंने x। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m और ये x। ठीक, और यहां पे देखो, यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसी तरह से y इज इक्वल टू, ये वैल्यू भी क्या हो गई m और ये r² की जगह मैंने लिखा x। तो आप यहां पर देखें कि m बताता है स्लोप, तो यहां पे देखो कि m की जगह क्या है 2k इंटू 10 टू द पावर -12, और यहां पे देखो कि m की जगह क्या है, देखो ये 3k है, क्या है 3k इंटू 10 टू द पावर -12। तो आप ये देखो स्लोप किसका ज्यादा है, तो इसका जो स्लोप है ये ज्यादा है, ये देखो इसका स्लोप कैसा है, सॉरी इसका स्लोप कम है, ये m इसका स्मॉलर है, और इसका जो स्लोप है ये जो m जो है ये इसका लार्जर है। ठीक, मतलब ये जो -3 वाले का जो स्लोप है वो कैसा है, लार्जर है। ठीक, चलिए तो अभी हम यहां पर जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे चेक कर लेते हैं। देखो एक एक्सिस पे रखेंगे हम किसको, f को, और दूसरे एक्सिस पे रखेंगे 1/r² को। तो यहां पे लिख दिया मैंने 1/r² और इसको लिख दिया मैंने f। ठीक, अब जो फोर्स है उसका नेचर कैसा है, देखो पहले वाले केस में रिपेल करेगा, तो यहां पे तो हो गया रिपल्सिव नेचर, तो मैंने प्लस लगा दिया, और ये वाले केस में अट्रैक्टिव नेचर, तो मैंने माइनस लगा। यहां पे वैल्यू माइनस में निकल के आएगी ना, और यहां पे प्लस में। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लस वाली जो वैल्यू है ये छोटी होगी, इसका स्लोप कैसा है, ये 1 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोकूलम वाले का स्लोप कैसा है, स्मॉलर, तो इसका जो स्लोप होगा ये स्मॉलर होगा। ठीक, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, आंसर किस में आएगा पॉजिटिव, तो मैंने इसको प्लस वाली साइड लिखा हुआ है। ठीक, नाउ अब देखो इसका स्लोप कैसा है, लार्जर, कैसा है लार्जर, 1 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम वाले का स्लोप कैसा है, लार्जर, मतलब ये जो थीटा है इसका छोटा है और ये थीटा बड़ा है, θ1 θ2। चलिए तो यहां पर आप समझ में आ रहा है। नाउ ये किसके लिए, ये है 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और ये है आपका 1 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम पेयर के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ी आराम से हमने इसको डिटेल में समझा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इसकी जो कंप्लीट इस सेशन की जो पीडीएफ होगी वो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से ग्राफ। देखिए जरा एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है। इस क्वेश्चन में क्या है, कि भाई बच्चे सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, बाकी तो आसान है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार मतलब पीवाईक्यू में तो पूछा ही गया है, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अभी देखिए अभी हमें क्या करना है कि ये आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना और इसके बाद हम बात करेंगे। देखो क्या दिया है इन फिगर, पहले एक बार पॉज करके इसको जो है आप पढ़ें और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक, देखिए जरा इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 आर फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस। बोला Q2 एंड Q3 दो चार्जेस हैं, ये वाई एक्सिस पे फिक्स हैं। सबसे पहले अगर आपको ये दिखाई ना दे पा रहा हो तो हम इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक, नाउ अब देखिए
ठीक है, चलिए चलो, तो यहां पे क्या बोला है कि भाई दो चार्जेस हैं Q2 और Q3, ये फिक्स है, तो ये Q2 फिक्स है और ये Q3 फिक्स है। क्लियर? अब क्या कह रहा है, Q2 एंड Q3 आर फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, आगे देखिए, exert a net electric force in the plus x direction on charge Q1। बात सुनिए, exert a net electrostatic force in the प्लस x डायरेक्शन, मतलब ये दोनों मिलके, ये Q2 और ये Q1, ये Q2 और Q1 दोनों मिलके इस Q1 पे इस डायरेक्शन में, देखो ये प्लस x है और ये माइनस x है, तो Q2 और Q1 मिलके, सॉरी Q2 और Q3 मिलके इस Q1 को ऐसे खींच लेते हैं। अगर ये ऐसे खींच रहे हैं, प्लस x एक्सिस में फोर्स लगा रहे हैं, तो जरा बताओ कि Q1 का नेचर कैसा होगा। आंसर इस Q1 का नेचर नेगेटिव होगा, जो कि इस क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया, जो कि इस क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया। बस ये बात आपने अगर पकड़ ली, बस खेल खत्म, बस फिर खेल खत्म ना। आगे देखो, फिक्स अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस पे ये जो Q1 है ये फिक्स है ना। पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x, 0। एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इस पॉइंट पे ले जाके रख दिया। The force on Q1 will be, अब बता दो कि इस Q1 पे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। बोला ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इसको ऐसे ही खींचेगा, बोला बिल्कुल, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव। बोला सर इसमें क्या था, अगर आप ये लाइन ना पकड़ पाते ना तो फिर आप इसको नहीं दिमाग लगा पाते। बात कुछ क्लियर हो रही है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, अगर आप कमेंट नहीं भर रहे हो तो समझ लेना कि मजा नहीं आएगा फिर। चलिए भाई, तो आगे हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो समझो, बात समझो। अगर मेरे पास, पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्या होता है, मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूं, मेरा पहला अटेम्प्ट हो गया फेल ना। अभी देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए जरा, मान के चलो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, मान के चलो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों चार्जेस को अभी मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, मतलब कोई मीडियम नहीं है, दोनों चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। अब जरा सुनना कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, से मैंने कहा इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगा 100 न्यूटन। ठीक, लेकिन जरा सोचो कि क्या अगर मैं इन दोनों चार्जेस को वाटर में रख दूं, पानी में, तब भी क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में बराबर फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स? नहीं। बोला सर पानी जो है ना ये फोर्स को कम कर देगा। जरा सोचो कि आप किसी में थप्पड़ मारो, ठीक, और डायरेक्ट जो है मारना है तो जोर से पड़ेगा, लेकिन बीच में इतना सारा पानी भरा है तो आपका हाथ वहां तक ढंग से पहुंच भी नहीं पाएगा। तो बस यही बात है कि अगर एयर में, अगर वैक्यूम में मुझे हिट करना है, फोर्स लगाना है, तो आसानी से लगा पा रहा हूं, लेकिन मेरे बीच में कुछ आ जाए, चाहे पेपर आ जाए, चाहे वैक्स आ जाए, चाहे माइका आ जाए, प्लास्टिक आ जाए, या कुछ भी आ जाए, तो जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर वाटर आ रहा है तो फोर्स कुछ डिक्रीज होगा, पेपर आ रहा है तो फोर्स कुछ और तरीके से डिक्रीज होगा, हाँ अगर प्लास्टिक आ रही है तो फोर्स कुछ और तरह से डिक्रीज होगा। तो बस यही बात है कि वैक्यूम में जो फोर्स लगता है उससे कम फोर्स लगता है किसी और मीडियम में। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि भाई दो चार्जेस के बीच में एयर की कंपैरिजन में कितना गुना फोर्स कम हो गया। बात समझना, जैसे वैक्यूम में फोर्स लगा 100 न्यूटन दो चार्जेस के बीच में, तो अगर मैं इन दोनों सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रखता हूं किसी ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या मैं ऐसे बोलूं किसी ऐसे मीडियम में रख देता हूं, किसी ऐसे मीडियम में रख देता हूं जहां पर मैंने नोटिस किया कि भाई सब कुछ सेम था, ना चार्ज बदले ना ही डिस्टेंस, लेकिन मैंने देखा कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो बोला क्या बदल गया,
मीडियम बदल गया। इसका मतलब है कि मीडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग फोर्स बिटवीन सेम पेयर ऑफ चार्जेस फॉर सेम कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि मीडियम बदल गया। तो मीडियम के बदल जाने से फोर्स कितना गुना कम हो गया? तो पहले तो 100, अब हो गया 50 न्यूटन। इसका मतलब है ये जो मीडियम जो यूज हो रहा है इसने 2 गुना फोर्स को कम कर दिया। वैक्यूम में कंपैरिजन में 2 गुना फोर्स को कम कर दिया। तो यहां से इसका नाम रखा गया कि इस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये मीडियम 2 टाइम्स फोर्स को डिक्रीज कर देता है। मान के चलो मैंने सेम चार्जेस जो है ऐसे मीडियम में रख दिए जहां पर जो फोर्स है अब 20 न्यूटन हो गया। कितना? 20 न्यूटन। मतलब वैक्यूम में था 100 न्यूटन, अब इस मीडियम में हो गया 20 न्यूटन। मतलब फोर्स कितने गुना कम हो गया? प्लस पहले था 100 अब बना 20, तो हो गया ये 100/20 करोगे तो इसका मतलब फोर्स कितना कम हो गया? मतलब 5 गुना। तो जो 5 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। एक्चुअल में देखो डाइलेक्ट ऊपर 100 ऐसे कैसे निकाल रहे हो भाई? ऐसे निकाला ना, पहले 100 लग रहा था 50, तो 100/50 किया तो कितना आ गया? k = 2। पहले 100 लग रहा था अब लग रहा है 20, 100/20 किया आंसर आ गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में क्या है? रेशियो है किसका? फोर्स इन, देखो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। देखो ये क्या है? फोर्स इन वैक्यूम 100, फोर्स इन मीडियम ये क्या है? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है मुन्ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है किस किस के बीच का? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक, फॉर 2 चार्जेस kept in free space, kept in same distance, हाँ kept at same distance। अब इसी चीज को भाषा के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस kept in vacuum to the force between 2 charges kept in medium at same distance apart। बस ये बात लिख गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना, तो एक चीज तो हमने समझ ली। अब इसका हम दूसरा फॉर्मूला परमिटिविटी के टर्म्स में कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, इसको हटा देता हूं। चलिए, तो आई होप आपको इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस बला का नाम है। आगे हम बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? फॉर्मूला बन गया F0/Fm। Fm मतलब फोर्स इन मीडियम। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हमने ना चार्जेस बदले और ना ही उनके बीच की डिस्टेंस बदली, सिर्फ बदला मीडियम, तो हमने लिख दिया 4πε0 की जगह मैंने लिख दिया ε/m। ठीक, मीडियम में है ना। तो अब आप देखेंगे कि भाई सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और ये क्या बचेगा? 1/4πε0 और ये बचेगा 4πε/m/1। ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? ε/m/ε0। दैट मींस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ये आ गया ε/m/ε0। और अब आप देखो ये क्या है? जरा देख के बताओ ये क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम के परमिशन देने की ताकत। और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो जरा स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना ना। अभी देखो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात होती है बस। चलिए, तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको मीडियम की कभी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? कभी भी देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह आप लिख सकते हैं ε0 × K। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला फॉर मीडियम, कभी भी मीडियम का फॉर्मूला बनाना है फॉर मीडियम, जैसे वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम की बात करें तो 1/4πε0। ठीक है, किसी मीडियम की बात करेंगे तो 1/4πε0m इंटू Q1 Q2/r² इज इक्वल टू में क्या है? F। अब जरा देखना, अब जरा समझना बात को कि भाई ε/m की जगह में क्या लिख सकता हूं? ε/m की जगह मैं लिख सकता हूं या तो, चलो ठीक है, ε/m की जगह लिख सकता हूं ε0 × K। बस, तो 1/4πε0 ×
के। यहां पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहां पर के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। इनटू में क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? ये हो गई फोर्स की वैल्यू। बात समझ में आ गई ना? तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बला का नाम है। इनको कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर किसके लिए भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये आपका अप्रॉक्स 81 या 80 या 80.4 होता है, तो आप इसको 80 लिख दें, ठीक। इसके अलावा जो है एयर के लिए जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स आप इसको 1 ही माने, क्योंकि एयर वैक्यूम के लिए जो वैल्यू है ये आप इसको 1 मान लें। एग्जैक्ट वैल्यू 1.0003 इतनी हो जाती है, ठीक। हाँ जी, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखें, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। हाँ, वाटर के लिए तो वाटर का अगर मैंने कह दिया वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है सर 80, इसका मतलब ये हुआ कि पानी में जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम के कंपैरिजन में 80 टाइम्स कम हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, आगे हम बढ़ेंगे। अभी देखो जरा, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा ही सिंपल है। देखिए जरा क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है, चलिए इसमें कहा जा रहा है कि यहां पर कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। देखिए आप समझते हो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है और एक प्रोटॉन अगर है, तो क्योंकि इनके पास चार्ज है तो चार्ज के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन क्योंकि इनके पास मास भी है तो मास के कारण इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। अभी जो नेचर है दोनों ही केसेस में वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, और ग्रेविटेशनल में तो बस सिर्फ मास जो है मैटर करता है, तो दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक ना। अभी देखिए, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, इनका रेशियो करें तो वो चेक कर लेते कितना। वैसे भी हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। जस्टिफाई करना है, बताना है क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि भाई कोई भी चीज, जैसे मान के चलो मैंने बलून रब किया, दीवार चिपका दिया, तो ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच ही रही है ना, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पास चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अभी देखो, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करें तो K मतलब 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो जरा इस पे चार्ज कितना है, Q1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम Q1। Q2 प्रोटॉन पर चार्ज कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम बराबर चार्ज होता है, ठीक ना। अपॉन में क्या है, अपॉन में है आर स्क्वायर, ठीक। ये देखो यहां पे क्या हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स का देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट देखिए जरा, ऐसा कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो अभी ये G m1 m2 कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहां पर G m1 m2 रख देता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां पे K Q1 Q2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और G m1 m2 आ गया। अब मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं करना, G की वैल्यू क्या है, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो G की वैल्यू हो जाती है 6, पता होना चाहिए वैल्यू ये 6.67 × 10⁻11 और उसके बाद न्यूटन और kg-2। अरे ये फॉर्मूला नहीं जानते, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक, ये यूनिट हो जाती है ना 10⁻11। अब इसके बाद m1 m2 की वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 into 10 to the power minus 31 kg into mass of proton 1.674 into 10 to the power 1.672 into 10 to the power minus 27 kg। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। तो इसका डिवाइड आप करोगे तो मैं इसका डिवाइड डायरेक्ट ही कर देता हूं, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व करके बैठा हूं। अब ये आप खुद से सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व इतना तो कर लोगे। अगर आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए मैं इसका आंसर जो है आपको बता देता हूं कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी, इसका आंसर हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। कितना हो जाएगा, मतलब अगर आप ये कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 और अपॉन में मिलेगा आपको 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो कूलाम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत बड़ा है। बात समझ में आई? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाएं। अभी देखो, अभी हम बात करने वाले हैं यहां पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज इतना। देखो क्या कह रहा है कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये, और एक ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों बना, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, है कि नहीं। तो कह रहा है दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ये फोर्स है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। ठीक, ये फोर्स है। नाउ व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक, चलिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। देखो कहा मैंने आपसे कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी ये पॉजिटिव चार्ज बना होगा, पॉजिटिव आयन बना होगा, है कि नहीं। तो हमें ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो इसका मतलब हम जो है फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, बट हमारे पास सब कुछ है, बस यहां पे Q नहीं है, तो हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो दोनों के पास सेम चार्ज है ना, दोनों पास सेम चार्ज है, तो मतलब इसका मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास पहले Q नहीं है, Q निकल जाएगा, तो हम Q इज इक्वल टू NE लगा के यहां पे क्या कर देंगे, N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं Q कैलकुलेट करता हूं तो F इज इक्वल टू, ये यहां पर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का माइनस 10 का होल स्क्वायर, 5 एंगस्ट्रॉम है। चलिए अभी 5 फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन, माइनस 9 न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन हटा देता हूं क्योंकि फाइनली जो आंसर है वो कूलम में आने वाला है। चलिए इज इक्वल टू, ठीक है, इसका इंटू उससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। चलिए अपॉन में आ जाएगा ये, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक, इज इक्वल टू में क्या है Q स्क्वायर है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, चलिए मैं जल्दी से, देखो इतना मल्टीप्लाई वगैरह तो आप कर लेंगे, लेकिन मैं भी आपको मल्टीप्लाई करके इंटू करके बता देता हूं। तो कैलकुलेटर हमने निकाला 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया आपका 10.27, ठीक, 10.27, और इनटू में कितना है 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू माइनस 20, तो 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन में बचा हुआ है 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू में है Q स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा 10.27 इनटू में आ जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस 38 इज इक्वल टू में ये क्या है Q स्क्वायर, ये ऊपर पहुंच जाएगा ना। नाउ तो अभी Q स्क्वायर के बाद यहां पहुंचेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, Q अकेला बचेगा 10.27, ये 10 टू पावर माइनस 38, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 10.27। इसका मतलब ये है अप्रॉक्स 3.2 का स्क्वायर करेंगे तभी पहुंचेगा ये 10.27। अगर हम निकालें इसको 10.27
चलिए देखो 3.146 अगर मैं कर रहा हूं 3.2 इंटू 3.2, हाँ चलिए, तो ये अप्रोक्स आपका 3.2 आ गया, बिल्कुल सही है, बढ़िया अंदाजा, क्योंकि अपन को पता है कि इस तरह से बन सकता है ये 3.2 आ गया इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू में क्या है Q। ऐसा क्यों, मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि 3.2 आना चाहिए? हाँ बोला सर आपने चेक किया, लेकिन मैंने उससे पहले अंदाजा लगाया था। हाँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप जो 3 का स्क्वायर करोगे 9 जाएगा। अब 3.2 ही क्यों आया? बिकॉज जब हम Q इज इक्वल टू एन ही लगाएंगे ना, तो 1.6 से 3.2 ही कैंसिल हो सकता है। चलिए, तो आपने ये Q कर लिया। अब आप जानते हो भाई, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई होता है और हमें निकालना है n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। अब Q अपॉन ई क्या होता है? Q अपॉन ई क्या होता है? तो Q अपॉन ई होता है यहां से Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो यहां से N की वैल्यू निकलेगी और ये वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ईच एटम। तो ये बात यहां पर शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जरा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। नाउ अभी देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी, यहां पे समझना कि सपोज स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे समझना इसको। देखो मान के चलो कि मेरे पास 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए और दूसरा स्फीयर बी। ठीक, चलिए अब इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। नाउ आर आइडेंटिकल इन साइज, दोनों का साइज बराबर है। चलिए दोनों का देखो, कभी भी याद रखना अगर चार्ज दोनों का बराबर है तो टच करने पे हमेशा चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर साइज दोनों का बराबर नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली कहानी यूज में आएगी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक, नाउ तो सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर आर आइडेंटिकल इन साइज, दोनों का साइज जो है सेम है, दोनों के बीच की सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है। Now, a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first, then brought in contact with second, and finally removed from both. What is the new force between them? Charge on sphere A is, चलिए इतना है। देखो एक बार फिर से इसको समझने की जरूरत अपन को पड़ेगी। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक स्फीयर A है, इस पर अभी मैं मान लेता हूं कि चार्ज कुछ होगा Q, ठीक, और बी पे भी सेम है। चलिए तो बी एक स्फीयर है जिस पे चार्ज होगा, मैंने कहा भाई Q, दोनों पे सेम चार्ज है, लिखा है ना चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड बी इज इतना। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि सपोज स्फीयर ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय सेंटर डिस्टेंस इतनी आइडेंटिकल इन साइज, और उसके बाद क्या कह रहा है, ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, बोला एक तीसरा स्फीयर जो कि सेम साइज का है लेकिन अनचार्ज्ड है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट, बोला पहले इसको फर्स्ट के कांटेक्ट में लाया गया। तो अनचार्ज स्फीयर में दिखा देता हूं कि इससे पहले इसके पास चार्ज कितना था 0, तो अभी क्या होगा ना कि ए के पास चार्ज कितना बचा, ए के पास चार्ज कितना बचा, तो ए के पास चार्ज पहले था Q, अनचार्ज कांटेक्ट में लाने से दोनों के पास आधा आधा चार्ज हो गया, तो ए के पास बचा Q/2 और इसके पास ही बचा छोटे नीचे वाले के पास Q/2, जो अनचार्ज आया था वो उसके पास भी आधा चार्ज हो गया। ठीक ना, विद फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेकंड, तो कह रहा है कि पहले फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में लाए, अब जो है इसको सेकंड के कॉन्टैक्ट में लेके आए, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। ठीक, तो अभी क्या किया कि भाई Q/2 ठीक है, इसके बाद ठीक ना, अभी क्या किया कि इस Q/2 को हटा दिया और अब इसको थर्ड वाले कॉन्टैक्ट में लेके आए। मतलब अभी जो है जो चार्ज जो हमारा है बी के कांटेक्ट में लेके आए इस तरह से। अभी इसके पास फाइनली चार्ज कितना बचा है Q/2 और इसके पास कितना था Q। अब इसके पास जो चार्ज आया, अब इसको इससे कांटेक्ट करा दिया, पहले अनचार्ज था, ए से कांटेक्ट कराया, अभी हटा के बी से कांटेक्ट करा दिया, तो बी से कांटेक्ट कराया तब इसके पास Q/2 चार्ज था, तो अभी जो चार्ज होगा वो इन दोनों में बढ़ जाएगा, अभी जो चार्ज होगा वो इन दोनों में बढ़ जाएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, इस बी के पास अभी चार्ज कितना हो जाएगा, देखो जरा, तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा, तो कैसे होगा Q + Q/2
जो चार्ज है पहले इनको ऐड किया, मतलब एवरेज निकाल लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 3q/2 3q/4। तो अभी फाइनली इन दोनों के पास जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी 3q/4। तो इसके पास इस समय ए के पास जो चार्ज बचा, फाइनली ए के पास जो चार्ज है वो है q/2, जबकि बी के पास जो चार्ज है ये है 3q/4। अभी इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक, जिसको हम r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूं 0.5 मीटर। बात क्लियर है? नाउ अभी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों पर जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू कितना है, मतलब यहां पे Q की वैल्यू पता है कितनी है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बात क्लियर है? चलिए अब मुझे फोर्स अगर निकालना है दोनों के बीच का तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो पहले ये मैंने इसको ऐसे टच कराया, फिर उसके पास चार्ज Q, उसके पास q/2, और यहां पर जो है चार्ज, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, ये q/2 हो गया, और यहां पे फिर उसके बाद ये A है और इसके पास इस समय चार्ज q/2 था, फिर मिलाने के बाद ऐसा कुछ हो गया। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आगे हम बढ़ जाएंगे और यहां पर देखो, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला 9 × 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू जो है वो सेम है, कितनी हो जाएगी? 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और ये फिर से 6.5 इंटू 10⁻⁷। चलिए अपॉन में क्या है? अपॉन में है r², तो r² है तो 0.5 का होल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स यहां पे ठीक है 13×65। चलिए तो यहां पे ये डेसिमल हट जाएगा, ये देखो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू कैंसिल हो जाएगा ना, तो 13 बचेगा, ऊपर 13 बचेगा, 13 और ये 13, 9 13 इंटू 13, और ये 10⁻, टोटल मिलाए कितनी हो जाएगी? 9, ठीक, 10⁻, ये हो जाएगी -5। ठीक, बस तो फोर्स इज इक्वल टू, ये चेक कर लो बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। 39 जा कितने होते हैं? 39 जा होते हैं 117, तो 117 इंटू 13 इंटू 10⁻⁵, और ये न्यूटन, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 13 7 जा 91, 9 कैरी, 13 13, और 9 22, और ये 13 13, और ये आपके पास 15। ठीक, तो आपके पास ये हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन, और अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। बस ये हो गया आंसर। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इसके अलावा आप जो खुद से सही कर लो, है कि नहीं? चलिए भाई कमेंट सेक्शन में मत बताना, ज्यादा जो है फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही गड़बड़ हो गई है। ठीक, बड़ी खतरनाक सी डर लगने लगता है, फिर आप कमेंट पढ़ो, बोलो सर ये गलती कर दी है, हाँ इसको सही कर लें, फिर वो सही नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए 2 और क्वेश्चंस, इन 2 क्वेश्चन में आपको समझना है। पहले देखो, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए गाइस, हाँ, और कमेंट सेक्शन को भरते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, करवाते रहो, बेल आइकॉन को हिट करते रहो। ये सारी चीजें बार बार कितनी बार बोलनी पड़ेंगी आपको। एक काम जरूर करना है, कम से कम 4 से 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो ये वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी और हमें नई वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए भाई, तो एक जो मोटिवेशन है वो मिलती रहनी चाहिए आप लोगों की साइड से। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ आगे देखो, इस क्वेश्चन में पहले तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम इसमें समझते हैं कि भाई 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास mkg, 2 स्मॉल स्फीयर है जिन दोनों का मास कितना है? mkg है। ठीक, एंड चार्ज q कूलम, तो दोनों का चार्ज कितना है? q कूलम है। ये नहीं दिया कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिया है कि दोनों का चार्ज q है, तो इसका मतलब है सेम नेचर है, दोनों रिपेल करेंगे।
आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, मतलब दोनों चार्ज एक पॉइंट से दो धागों के थ्रू सस्पेंड कर रहे हैं, दोनों का चार्ज सेम है तो ये रिपेल भी करेंगे। ईच ऑफ एल मीटर, दोनों धागे की जो लेंथ है वो कितनी है, एल मीटर, बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब धागे का अपना खुद का कोई मास नहीं है। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, यदि थीटा एंगल बन रहा है थ्रेड और वर्टिकल लाइन के बीच में, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तब ये एंगल बनता है। तो आपको बताना है कि भाई जो क्यू स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है यहां पर, अगर मैं दिखाई दे रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमने मान लिया कि यहां पर एक वायर सस्पेंड, मतलब एक धागा सस्पेंड कर रहा होगा, एक पॉइंट है सस्पेंशन पॉइंट, ठीक। चलिए यहां से एक स्फीयर जिसका मास m है ये सस्पेंड कर रहा है, और सेम स्फीयर एक यहां भी सस्पेंड कर रहा है, इसका मास भी m है, ठीक, इसका मास m है, ठीक। चलिए नाउ अभी क्या होगा, अभी होगा कुछ यूं कि इन दोनों पे चार्ज कितना है, दोनों पे चार्ज Q है। चलिए दोनों पे चार्ज Q है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसको हमने बोला कि भाई ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, ठीक। इस धागे की लेंथ है L, इस धागे की लेंथ भी है L। कहा है क्वेश्चन में थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद, चलो तो जो थीटा एंगल जो है ये किसके बीच में बन रहा है, ये दोनों थ्रेड के बीच में बन रहा है विद वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। कुछ बात समझ पा रही है, चलिए आगे समझो। इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है कि भाई अब जो चार्ज जो है जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहेगा, ठीक ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इस पर किसी भी पॉइंट जो चार्ज पे जो फोर्स, जो नेट फोर्स लगते हैं ये सारे के सारे इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, है कि नहीं। तभी तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं कि अब ये चार्ज कहीं और नहीं जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के केस में इसमें एंगल बन रहा है थीटा। तो अभी ये देखो इन दोनों चार्ज पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तब ये प्रूव हो पाएगा। देखो तो एक तो फोर्स पे लग रहा है mg नीचे की साइड, धागे से ये लटके हुए हैं, तो कोई भी स्ट्रिंग किसी भी थ्रेड पर जब खिंचाव पड़ता है तो उस पर टेंशन फोर्स लगता है, एंड दैट टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो टेंशन फोर्स है ये कहां लग रहा है, इस बॉडी से दूर की साइड। तो ये टेंशन फोर्स कहां है, कैपिटल T, इससे दूर की साइड लग रहा है। इस पे भी कहां लग रहा है टेंशन, इससे दूर की साइड लग रहा है, ठीक ना। तो अभी आप ये देखेंगे कि जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये ऐसे जा रहा है तो उस टेंशन के, कभी भी कोई फोर्स किसी एंगल पे होता है तो उस टेंशन के दो कंपोनेंट, ये देखो एक कंपोनेंट आगे, देखो ये हाथ मेरा कहां जा रहा है, टेंशन की साइड, तो देखो जरा, देखो ये हाथ कहां जा रहा है, आगे भी और ऊपर भी। तो इसका मतलब इस टेंशन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट और एक दूसरा कंपोनेंट, ठीक। चलिए टेंशन में दो कंपोनेंट। अब देखो अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा है कि नहीं, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, अल्टरनेट नाउ। तो आपने देखा कि तो इसको हम नाम दे देंगे T cos थीटा और इसको नाम दे देंगे T sin थीटा। इसी तरह से जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको नाम देते हैं T sin थीटा। इसी तरह से आप देखेंगे कि भाई ये जो T, आप ये देखेंगे ये जो टेंशन है इसमें कहां फोर्स लग रहा है, टेंशन कहां जा रही है, तो ऊपर की साइड भी और मेरी साइड भी। तो ऊपर की साइड जो है इसको हमने नाम दिया, ये देखो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये T cos थीटा, और इस साइड ये हो जाएगा T sin थीटा। चलिए तो अगर हम देखें कि एक मास जब इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो इस पे नेट फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जो फोर्सेस है, ये जो F फोर्स जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू T sin थीटा। तभी देखो जब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तब जाकर के ही ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चार्जेस हो सकते हैं स्फीयर, अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा दूसरी चीज देखो, mg फोर्स मतलब ये दोनों जब इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो ये साइड नहीं जाएगा, जब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो ये ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा, बोला है ना इन इक्विलिब्रियम। चलिए तो यहां पर देखो, यहां क्या हो जाएगा कि भाई जो mg फोर्स है ये बराबर होना चाहिए T cos थीटा के। बात क्लियर है। चलिए तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से आपको मिलेगा F अपॉन mg
इज इक्वल टू टी से टी कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बचेगा टेन थीटा बचेगा। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू टेन थीटा हो जाएगा। एफ क्या है, कूलाम फोर्स, तो कूलाम फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस की वैल्यू Q है तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ टू चार्जेस, डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। देखना जरा, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है mg टेन थीटा। बस खेल हो गया, खेल हो गया, बस खत्म कहानी। देखिए जरा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सिर्फ डिस्टेंस निकाल लेनी है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ये देखो ये कितनी डिस्टेंस है, ये देखो, ये चेक करो, ये L है, ये L है, ये 90 डिग्री, ये L है 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ ये 90 डिग्री है, ये देखो बीच में सीधी लाइन जाएगी तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये L डिस्टेंस है और ये आपके पास है ना। चलो मैं इसको यहां पे अच्छे से दिखा देता हूं, और ये है 90 डिग्री। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब मुझे क्या पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, निकालना क्या है परपेंडिकुलर। मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या है, आधी ये, अरे थोड़ा बहुत आगे पीछे दिख रहा है, अदरवाइज क्या है दोनों चार्जेस की जो है वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होंगे, तो आधी डिस्टेंस ये और उसका डबल कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, है कि नहीं। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने ये डिस्टेंस निकाल दी परपेंडिकुलर, तो उसका डबल कर दूंगा तो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन हो जाएगी। डबल ही है, एक थोड़ा हमने ज्यादा सा इस साइड को दिखा दिया है बस, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा भाई, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है L इज इक्वल टू साइन थीटा। तो भाई देखो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा दैट विल बी L साइन थीटा, ठीक। और अगर आप इस परपेंडिकुलर का डबल कर दोगे, ठीक, डिस्टेंस, तो अगर आप डिस्टेंस बिटवीन, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को नाम दे देता हूं इस तरह से, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, यहां पे भी कितना फोर्स लग रहा है mg, ठीक ना। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 2L साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये बात क्लियर हुई, बस AB क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। चलो तो मैं यहां पर भी अच्छे अच्छे शब्दों में यहां पर लिख देता हूं कि भाई AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। बस अब तो कहानी हो गई खत्म। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना। अब इसी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहां पर क्या करूं, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, तो अभी आप इसी थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। कैसे करेंगे, हम थोड़ा इसको साइड में खिसका देते हैं, ऊपर की साइड। चलिए तो क्या करेंगे, यहां पर देखो, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। अब देखो AB का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है mg टेन थीटा। बस आपको Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, निकल गई, Q स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। देखो जरा 4 पाई एप्सिलॉन चला जाएगा इस साइड, भेज दिया, ठीक। 2L साइन थीटा का स्क्वायर चला जाएगा तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, mg का इंटू mg से, टेन थीटा का इंटू टेन थीटा से। तो जो उन्होंने पूछा था हमसे प्रूव करने को वो हमने कर दिया। Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो ये लिखा था भाई 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि यही हमको प्रूव करने से को कहा गया था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए,
अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, बस ये चीज आपको समझ लेनी है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो हमें किस तरह से इसको करके दिखाना है। इसमें आपको इक्विलिब्रियम का केस बनाना है, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, बस अब आप इसको कैसे करेंगे ये आपको बता देना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, इसका जो मास है ये है आपके पास 10⁻³ kg, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंस वायर की लेंथ दी है नहीं, फाउंड टू रिपेल ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। इसका मतलब है ये तो और आसान कर दिया, ए बी की जो वैल्यू है ये आपको दी गई 0.2 मीटर, बस खत्म। तो आर की वैल्यू आपको मिल गई 0.2 मीटर। क्यू की वैल्यू है क्या, कैलकुलेटर चार्ज, क्यू हमें निकालना है, निकाल सकते हैं आसानी से बस। अब आपको और एल की वैल्यू हमें दी हुई है, एल निकालना है। एल की वैल्यू कितनी, 0.5 मीटर। मतलब ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है। अब आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं भाई। अगर मैं आपको 1-1.5 घंटे मैंने लेक्चर दिया है तो आपको आप भी फर्ज बनता है कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दें, ठीक। आज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 4 में। सभी वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप क्या करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लो, ठीक। वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगी सभी वीडियोस की, उसके बाद से आपका काम हो जाएगा। और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चले जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है इस साल के लिए, ठीक। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन, पढ़ते रहें, थैंक यू गाइस।